नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए। अदालत ने जमानत के लिए शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आए। सुनिए। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी, मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। तो केजरीवाल को राहत मिली है और ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर तिहाड़ जेल से छूटने के बाद किस तरह से केजरीवाल का स्वागत किया गया, और फिर चंद्रगिराम अखाड़ा, ये दूसरी तस्वीर, और ये तीसरी और चौथी तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से केजरीवाल के बाहर आने के बाद जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए और गाजे बाजे के साथ पूरे लाभ लश्कर के साथ उनका स्वागत किया गया। जहां पर उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौके पर मौजूद रहीं और सिंघम रिटर्न के पोस्टर भी देखने को मिले, जहां पर अरविंद केजरीवाल को सिंघम दिखाया गया। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें तिहाड़ जेल से छूटने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो वही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सियासत भी अब तेज हो गई है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी में खुशियों की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आया है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं। तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है द एप्लेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में यह स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो एक भी डॉक्यूमेंट एज चीफ मिनिस्टर साइन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके अरेस्ट को उनकी काउंसिल चैलेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री निवास नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं ऑर्डर में, वो एक कट्टर क्रिमिनल्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस दी गई है। यह स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई के अरेस्ट लीगल था, वैलिड था। वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी, और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई, जिसके साथ ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो,
आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं, मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में 3 दिन से हो रही बारिश के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 5 फीट तक पानी भर गया। 4 सेक्शन में मशीनें डूब गई हैं। एक सेक्शन में 15 दिन के लिए काम बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में गुरुवार को सीजन की पहली बार बारिश हुई। इससे तापमान अचानक गिर गया। किन्नौर, शिमला सहित कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंपावत, माधोपुर, दिल्ली और रायबरेली, ये 4 तस्वीर देख सकते हैं। भीषण बारिश की वजह से मकान धराशायी हो गया और इमारतें धराशायी हो रही हैं। चंपावत में, माधोपुर में भारी बारिश की वजह से बसें और गाड़ियां प्लास्टिक टीन की डब्बे की तरह बह रही हैं। रायबरेली में सड़कें पूरी तरीके से जलभराव हो गया है और दिल्ली में भारी बारिश की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राकेश सिंह समेत अन्य की तरफ से यह याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट में दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने व्यासजी तहखाने में हो रही पूजा को यथावत जारी रखते हुए कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को किसी भी तरह के मरम्मत कार्य का आदेश देने से इंकार कर दिया है और हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। तो वहीं झारखंड के संथाल परगना में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। इससे संबंधित क्षेत्र की डेमोग्राफी भी बदल गई है। बीते कुछ दशकों से इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। संथाल क्षेत्र में कभी आदिवासियों की आबादी 44% थी, जो वर्तमान में घटकर 28% रह गई। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हकीकत या फसाना? क्या राज्य की डेमोग्राफी में हो रहा है बदलाव? अगर हां, तो घुसपैठ के पीछे कौन जिम्मेदार? अगर ना, तो कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? झारखंड में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य की सियासत में घुसपैठियों के नाम पर हिलौर मार रही है। सवाल बस इतना ही
कि क्या वाकई में झारखंड के संथाल परगना में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है? क्या वाकई में कई क्षेत्रों में तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है? क्या वाकई में आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है और घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? इस मुद्दे को लेकर सियासत भी सवाल पूछ रही है और अदालत भी। तो वही बीजेपी अब इसे चुनावी मुद्दा बना चुकी है। वो लगातार बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत वाली सरकार पर हमलावर है। झारखंड चुनाव के पहले बीजेपी सत्ता पक्ष को निशाने पर ले चुकी है और दोनों के बीच घुसपैठियों को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। राज्य के सियासी हालत यह है कि एक तरफ राज्य में बीजेपी हल्ला बोलकर वोट साधने और हिंदू वोट को इकट्ठा करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चुप रहकर सियासी वोट बैंक को बचाने में जुटी है। वो पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो इस राज्य में धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला आंकड़ा है। हम पहले ही जानते थे, इस बात को आप लोगों को बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने जा रही है और यदि घुसपैठिया है तो अमित शाह जी ये जिम्मेवारी ले कि उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। रक्षा मंत्री ये जिम्मेवारी ले कि उनके अधीन जो सीमा सुरक्षा का जो दायित्व है उसको वो निभा पाने में असफल रहे हैं। आलम अब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर साफ इंकार कर रही है और बीजेपी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप चस्पा कर रही है। तो वहीं बीजेपी इसे आदिवासियों की अस्मिता को खतरे में बताकर सियासी शोर मचा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि संथाल में आदिवासियों की जनसंख्या तेजी से घटी है। आप इस बात को समझिए कि भाई यह नैसर्गिक रूप से जनसंख्या के प्रति नहीं है, यह नेचुरल तरीके से नहीं है। इसका मेजर कारण है वो है इलीगल इमिग्रेशन। वो जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल के रास्ते घुस करके यहाँ जो स्थापित हुए हैं, जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार हम लोगों ने इस विषय पर रखा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं और इसके कारण सोशियो इकोनॉमी जो उनका जो है वो पूरा ये चीज चल रहा है। तो वही इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के बाद राज्य की सियासत की सूरत तेजी से बदलने लगी है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि संथाल क्षेत्र में भारी संख्या में गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हस्तांतरण हुआ है, जो कि राज्य सरकार की सहमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही राज्य सरकार को संथाल परगना यानी एसपीटी यानी टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन भी करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मदरसों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। साहिबगंज और पाकुड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मदरसे खुले हैं, जबकि राज्य सरकार इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रही है। यानी साफ है कि राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार और केंद्र सरकार के दाखिल हलफनामे की सुनवाई तो झारखंड हाई कोर्ट करेगा, लेकिन राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनाव तक जिंदा रहेगा, ये भी तय है। अब देखना होगा कि झारखंड की आवाम घुसपैठियों के मुद्दे पर किसके दावों पर यकीन करती है, क्योंकि ये सियासत सच है या फिर साजिश, ये आज भी सवाल बना हुआ है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वहीं लखनऊ में RMLIS आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि यूपी के अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हैं। सुनिए। दिवस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी संकाय सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर्स और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस संस्थान
पिछले 14 वर्ष की अपने अल्प अवधि में एक स्वास्थ्य केंद्र से, एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है, इसकी भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन के विकास के क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है। यह संस्कृति है। बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना, यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को, इससे जुड़े हुए यहां के जितने भी यहां के प्रबंधन समिति से, प्रबंधन से जुड़े हुए यहां के फैकल्टी मेंबर्स को, यहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहां के स्टूडेंट्स को, इन सबको, या जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा फूलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़ करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ का लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त होगा और उस यश के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उस यश के साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान, शासन ने धनराशि दी, संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, तो उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग, वह संस्था, अपितु विभाग के साथ साथ शासन भी उस अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है, संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही अपयश है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।